नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी टेट की सीरीज़ में यूपी टेट 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5 का पेपर है, फर्स्ट पेपर के नाम से जाना जाता है। इसमें हम एनवायरनमेंट के सेगमेंट को सॉल्व करेंगे और इससे संबंधित बनने वाले भविष्य में क्वेश्चन जो हो सकते हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। हमने 2019, 2018 और 2017 के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन डाल दिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पे और वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आपके यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट जैसे एग्जाम्स में अच्छी प्रिपरेशन कराई जा सके और प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से आप अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की 121, जो यूपी टेट 2016 के पेपर हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने। तो देखिए, पूछा जा रहा है शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो आप सही जवाब दे सकते हैं इसका, छात्रों का विश्वास, क्योंकि छात्रों का अगर अपने टीचर पे विश्वास नहीं होगा तो वो अध्यापक कितनी भी मेहनत करे, वो जो है कि एक अच्छा शिक्षक नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने पर अगर गलत नहीं आता है रिजल्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्यतः सिद्धांत बना देते हैं, अर्थात उसको हम क्या कहने लगते हैं? थ्योरी बन जाती है। जब हम परिकल्पना बनाते हैं, हाइपोथेसिस अपने दिमाग में बनाते हैं, तो कभी उसका आंसर सही आता है, कभी गलत आता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये अभी और भी प्योरीफाइड होगी, यानी अभी ये सिद्धांत नहीं बन सकता। लेकिन जब हम उसको बार बार टेस्ट करते हैं और वो सही आता है हमेशा रिजल्ट, तो हम कहते हैं अब ये एक सिद्धांत बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होती है? विचार गोष्ठी और श्रुतलेख करना, श्रुतलेख और दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी और कार्य योजना, व्याख्यान या श्रुतलेख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 124। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है? अब पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं दोस्तों। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें, अगर ये पृथ्वी है, मान लीजिए हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ है ये क्या है? अर्थ है। यहाँ पे सूर्य की किरणें आती हैं, जिनको शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं। और पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो पृथ्वी भी खुले वायुमंडल में कुछ रेडिएशन वापस करती है, जिसको हम लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। लेकिन ऊपर वायुमंडल में कुछ गैसें होती हैं जो इनको बाहर नहीं जाने देती है, और वहाँ से ये वापस आ जाती हैं पृथ्वी पर, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये जो गैसें हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? इन्हीं को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और हीलियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीलियम। देखिए, हीलियम क्या होती है? आप जो बलून यूज करते हैं, बच्चे जो खेलते हैं हवा वाले गुब्बारे, उसमें भी हीलियम गैस भरी जाती है। उसमें क्या होता है? हीलियम गैस सामान्यतः वायुमंडल को क्रॉस करके बहुत ऊपर चली जाती है, क्योंकि ये हल्की गैस होती है, अर्थात ये जो है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। और भी कुछ गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैस में, जैसे CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ से जब क्लोरीन निकलती है, ऊपर वायुमंडल में जाती है और ये ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाती है। कौन सी गैस? CFC। जलवाष्प है, जो सबसे अधिक जल मात्रा में पाई जाती है का ग्रीन हाउस गैस, लेकिन नुकसानदायक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 126। देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अब आप देखिएगा, अगर मैं एक भारत का एक रफ मैप बना दूं, तो यहाँ पे तो दोस्तों आपको मिलेगी बंगाल की खाड़ी पूर्वी साइड में, और यहाँ पे मिलेगा आपको अरब सागर। तो देखिए, पहला ऑप्शन है ताप्ती। ताप्ती कहाँ से निकलती है? ये गुजरात के तट के होते हुए अरब सागर में गिरती है। अगर मैं नर्मदा की बात करूं, तो ये भी अमरकंटक से मध्य प्रदेश से होते हुए यहाँ पे गिर जाती है अरब सागर में। सिंधु की बात करें तो आप देखेंगे ऊपर जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में होते हुए जो है कि अरब सागर में गिर जाती है। एकमात्र नदी बचती है सुवर्ण रेखा, जो कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहाँ पे सुवर्ण रेखा गिरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। देखिए, यहाँ लिखा भी है ताप्ती, नर्मदा, सिंधु, ये सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 127 क्या दिया? 127 क्वेश्चन में
कौन सी स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा होता है? हिमानी का मतलब क्या होता है? जो बर्फ के साथ नदियां बहती हैं, जिसमें लैपिस, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या जलप्रपात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यू आकार की घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी के द्वारा होता है। पहाड़ों पर पहले से मौजूद नदी घाटी में हिमानी के लंबवत अपर्दन से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, और जबकि भूमिगत जल से वी आकार की घाटी जलप्रपात और निर्माण नदी जल से होता है। अर्थात जो लैपिज होता है वो तो भूमिगत जल से होता है, और अगर आपसे पूछता है वी आकार की घाटी तो ये सामान्यतः नदी के जल से होता है, और जलप्रपात भी नदी के जल से होता है। क्वेश्चन नंबर 128, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, तो सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन है कि आप कहीं पर टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में, और आपकी क्लास 5 का एक बच्चा आपके द्वारा जो दिए गए होमवर्क्स हैं वो नहीं कर पाता है या नहीं ला पाता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं और उसमें क्या आप रिफॉर्म करेंगे उसके लिए। तो पहला ऑप्शन है प्रधान अध्यापक को जानकारी में लाना। ये बेहतर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप टीचर हैं तो पहले अपने स्तर से जो है कि समस्या का समाधान कीजिए, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा देना। कभी भी बच्चों पे दंड नहीं देना चाहिए। अगर आप इस तरीके के नकारात्मक दंड देंगे, उनके खेलने के पीरियड्स को रोक देंगे, उनको स्कूल में डांटेंगे या पीटेंगे, तो इससे बच्चे के मानसिक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और वो स्कूल और पढ़ाई से डर डर के पीछे हटने लगता है, और एक तरीका ये अपनाता है कि वो पढ़ाई छोड़ देता है। तो हम इसको भी नहीं लगाएंगे। तीसरा देखते हैं, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देंगे कि आखिर किन कारणों से वो रेगुलर स्कूल नहीं आता है, क्यों होमवर्क्स नहीं करता है, और उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। चौथा ऑप्शन भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और डी ऑप्शन भी माना जाता है कि गार्जियन को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि आपके बच्चे के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, वो लगातार क्लास नहीं आ रहा है या तमाम चीज़ें। लेकिन पहले टीचर अपने स्तर पे खुद उसका समाधान ढूंढे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है दोस्तों, जहां बहुत अधिक झील हैं? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश का भोपाल शहर झीलों का शहर कहलाता है। यहाँ पर प्राकृतिक और कृत्रिम झीलें भी हैं, बहुत सी कृत्रिम और प्राकृतिक झीलें हैं। भारत के सर्वाधिक हरित शहरों में से एक है, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर 130, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक मैप, रफ मैप बनाता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए यूरोप हो गया, और यहाँ पे जो है कि अगर मैं एक छोटा सा महाद्वीप के रूप में बनाता हूँ अफ्रीका, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन दिया लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो यहाँ पे ये जो सागर बह रहा है ये मेडिटेरियन सी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य सागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर। और लाल सागर जो है कि आपको अफ्रीका और एशिया के बीच में पाया जाता है। अरब सागर तो आपके भारत के किनारे है ही है, और काला सागर भी आपको मिल जाएगा अफ्रीका के ऊपर, अर्थात यूरोपीय महाद्वीप के पास। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि भूमध्य सागर यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। भूमध्य सागर एक अंतर महाद्वीपीय समुद्र है, यानी महाद्वीपों के बीच में घिरा हुआ एक समुद्र है, जो पश्चिम में अटलांटिक महासागर से और पूर्व में एशिया तक विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 131, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 16 सितंबर। होता क्या है, जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में मुख्यतः 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, और यह परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक विकिरणों का अवशोषण करके पृथ्वी पर आने से रोकती है। और अगर ये विकिरण पृथ्वी पर आने लगेंगी तो सामान्यतः त्वचा कैंसर होगा, और रिप्रोडक्शन सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाएगा, हमारे जेनेटिक जो जीन है उनमें भी परिवर्तन हो जाएगा, और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है कि परिवर्तित हो जाएगी। तो ये 2-3 समस्याएं इंपॉर्टेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं क्या? देखिए एक तो होते हैं उत्पादक, ठीक है, एक होते हैं उपभोक्ता।
उपभोक्ता में भी दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, सर्व और उच्चतर उपभोक्ता, और एक होते हैं आपके अपघटक। कौन होते हैं? अपघटक। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं या अपघटनकर्ता होते हैं। तो देखिए जो उत्पादक होते हैं वो तो वनस्पतियां होती हैं, लेकिन उनको खाने वाले यानी वनस्पति और पौधों को खाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? जीवों को शाकाहारी कहा जाता है, जो प्राथमिक रूप से उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 132। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को हम क्या कहते हैं? यानी जो इकोसिस्टम का जो चक्र चलता रहता है उसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो ध्यान दीजिएगा, जब पारिस्थितिकी तंत्र में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल ग्रहण किया जाता है, जमीन के अंदर से खनिज तत्व ग्रहण किए जाते हैं, इससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इस भोजन को फिर जो शाकाहारी खाते हैं, मांसाहारी खाते हैं उनको, और इस तरीके से बॉडी में जो है कि हमारे कार्बन, प्रोटीन, खनिज, वसा सभी चीज़ें हमारे शरीर में शामिल हो जाती हैं। और जब व्यक्ति का शरीर मर जाता है तो उसको अपघटन करके जो है कि सारे शरीर से जल, मिनरल्स, खनिज वगैरह सब बाहर आ जाता है और फिर वो ज़मीन में जाके, वायुमंडल में जाके फिर पौधों को मिल जाता है। तो ये एक प्रक्रिया चलती है जिसको हम क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैविक तत्वों का पुनः अजैविक तत्वों के रूप में एक परिवर्तन या चक्र चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सबसे कम प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। देखिए कोयला जलाएंगे तो भी बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण होता है, काला धुआं निकलता है, तो हम इसको काट देंगे। अगर हम डीजल और पेट्रोल जलाएंगे तो गाड़ी का जो धुआं निकलता है पीछे से, कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलती है वो बहुत ही खतरनाक मानी जाती है, तो हम इसको भी कट कर देंगे। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है हाइड्रोजन। इसीलिए ये प्रदूषण तो पैदा करता है लेकिन प्रदूषण को कम रखता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। सिंपल सी बात पूछ रहा है कि जो रेड पांडा या जो बहुत सारे पांडा होते हैं उनमें जो पांडा संकटग्रस्त होता है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राज़ील में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन में दोस्तों। 136 क्वेश्चन। देखिए किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? ये क्वेश्चन 2019 या 2018 के पेपर में आया था और ये 2016 के पेपर से रिपीट हुआ है, तो हो सकता है 2021 में फिर ये क्वेश्चन आ जाए। इसमें पूछ रहा है किस गैस के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको हम कहते हैं MIC। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, जो 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। और साथ ही साथ इसी से संबंधित एक और त्रासदी हुई है जो यूक्रेन एक देश है, इसके यहाँ पे एक चेरनोबिल नाम की एक जगह है, चेरनोबिल, जहाँ पे 1986 में MIC का त्रासदी हुआ था। मतलब वहाँ पे भी एक गैस रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से। तो जैसे भारत में हुआ तो भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं, इसी तरीके से चेरनोबिल में भी हुआ था तो हमने चेरनोबिल त्रासदी के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 137 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्यतः क्रिसमस का त्यौहार तो 25 दिसंबर को होता है और 25 दिसंबर को हम भारत के नज़रिए से देखेंगे तो भारत में तो ठंडी पाई जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर क्या होता है? गर्मियों में पाया जाता है। अर्थात गर्मी का मतलब क्या हो गया? होगा 25 दिसंबर को ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस दौरान गर्मी का मौसम रहता है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है 2017 से। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन जीव का संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गैंडा, शेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, गैंडा नहीं, इसका सही जवाब होगा शेर। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेर अर्थात एशियाई बब्बर शेर का संरक्षण करता है और यहाँ पे तेंदुआ भी पाए थे, सांभर भी है, चीतल भी, और भी चीज़ें पाई जाती हैं। और वर्तमान में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी प्राप्त है। और ये कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जूनागढ़ में।
क्वेश्चन नंबर 139, देखिए पूछ रहा है ग्रीन मफलर संबंधित है। मफलर क्या करते हैं? मफलर सामान्यतः हमें ठंडी से बचाते हैं और साथ ही साथ प्रदूषण वगैरह से भी बचाते हैं, धूल धुएं से भी बचाते हैं। तो उसी तरीके से पूछ रहा है कि ये मृदा प्रदूषण से संबंधित है या वायु प्रदूषण से या ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर सामान्यतः पेड़ों को कहा जाता है, और पेड़ जब अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं या लगाए जाते हैं तो सामान्यतः क्या होता है, ध्वनि की जो इंटेंसिटी होती है उसको कम कर देते हैं। देखेंगे आप, जिस सोसाइटी के आसपास पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं कॉलोनी में, वहाँ पे ध्वनि का जो आवाज़ होती है वो बहुत थोड़ी कम हो जाती है। यानी वहाँ पे हार्ट के पेशेंट वगैरह जो रहते हैं उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ध्वनि की जो सुनाई होती है वो कम हो जाती है। तो ये ध्वनि प्रदूषण से हमारी सुरक्षा करते हैं। लिखा हुआ है ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसके तहत विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है, जिससे क्या होता है, ध्वनि की आवाज़ कम हो जाती है। 140 क्वेश्चन, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। ये भी 2017 का क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब 17 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 141, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। देखिए कैक्टस को कहते हैं नागफनी, और सबको पता है कि राजस्थान में नागफनी सबसे अधिक पाई जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैक्टस को नागफनी कहते हैं। और सामान्यतः यहाँ पे क्या होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब कम वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ पे जो इनकी पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। इसीलिए नागफनी में क्या होता है, हमें पत्तियाँ नहीं देखने को मिलती बल्कि कांटे देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 142, टाइटन किस उपग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि, शुक्र। तो अगर हम आपसे कहें तो शनि का जो है कि ये टाइटन उपग्रह माना जाता है, और शनि के कुल उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 62 हो गई है। ठीक है, टाइटन शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह भी माना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं, कौन सा बायोडीजल की फसल है? ये भी जो है कि 2019 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें 19 में आ चुका है ये प्रश्न। कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जेट्रोफा। हम जेट्रोफा की खेती करके उसके जो सीड ऑयल होते हैं, यानी कि वहाँ से जो तेल निकलता है, उससे हम बायोडीजल का निर्माण करते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे जो जीवाश्म ईंधन है, डीजल और पेट्रोल, उस पर निर्भरता कम होती है, और साथ ही साथ प्रदूषण भी कम होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। तो देखिए आगे दिया हुआ है कि बायोडीजल की फसल जेट्रोफा है। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है, सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है, यानी कि न तो ये पेड़ जल्दी सूखता है और न ही इस पे कीटों का असर होता है। और यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल पाता है, और इसी तेल का प्रयोग हम बायोडीजल के रूप में करते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए पर्यावरण वाले मैंने समझा दिया है। ये क्वेश्चन अगले वर्ष यानी 2017 के पेपर में पूछा गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में था, और वन संरक्षण अधिनियम 1980, और इसमें पूछ रहा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आता है, जिसको सामान्यतः क्या कहा, जिसको छाता विधान भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1986। और 1972 में क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और 1980 में क्या है, वन संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 145 पे आते हैं हम। देखिए भूमंडलीय तापन का कारण है, भूमंडलीय तापन का कारण है, भूमंडलीय तापन का कारण है। क्या कारण है? क्या हिमनदों में वृद्धि होना, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होना, और वनों में वृद्धि होना। तो सामान्य अर्थ लगेगा, भूमंडल का मतलब होता है पृथ्वी जब गर्म होती है तो वो क्यों गर्म होती है, परिणाम नहीं पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है कि क्यों गर्म होती है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कमी होगी तो पृथ्वी सामान्यतः ठंडी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में जब वृद्धि होती है तभी पृथ्वी गर्म होती है, और गर्म होने की वजह से जो हिमनद होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, वो सामान्यतः पिघलने लगते हैं, और जब पिघलने लगते हैं तो नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, बाढ़ हो जाती है या बाढ़ आ जाती है। और अगर हम वनों में वृद्धि करने लगेंगे तो सामान्यतः जो पृथ्वी का टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, और ये भूमंडलीकरण का एक परिणाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमने इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है पहले ही, ग्रीन हाउस गैस के नाम से।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या कह रहा है दोस्तों, किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, या शीतोष्ण घास प्रदेश, या सवाना बायोम। तो देखिए जब हम बात करते हैं 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में, और यहाँ पे जो हमें वन पाए जाते हैं वो सदाबहारी वन होते हैं, और 10 डिग्री से अगर हम 30 डिग्री तक बात करते हैं तो यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक होती है, क्योंकि जैव विविधता टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती जाती है, और इसको हम ज्योग्राफी में जो है कि हम पढ़ाएंगे आपको, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पे बस हम इसका बेसिक जो है कि आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसका सही जवाब होगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पृथ्वी का लगभग 12% भाग इन्हीं वनों से ढका हुआ है। जैसे अमेजन का वर्षा वन भी जो दक्षिण अमेरिका में है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करेंगे। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा हुआ है। तो जरा याद करिए, दक्षिण भारत में क्या पाया जाता है, बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं, और उसमें जो है कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए फेमस होती है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि कपास की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में होती है, क्योंकि वहाँ भी काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में सामान्यतः इसका विस्तार ज़्यादा होता है। 48 क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो हमने बताया था कि क्षोभ मंडल पहली परत होती है, उसके बाद समताप मंडल होती है, उसके बाद मध्य मंडल होती है, उसके बाद आयन मंडल होती है, और उसके बाद बहिर्मंडल होती है। ये 4 परतों के रूप में जो है कि 5 परतों के रूप में पृथ्वी के ऊपर ऐसे करके परतें बनी होती हैं। तो जो समताप मंडल है दूसरे नंबर की, इसी में ओजोन लेयर होती है, और ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, जो क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है समताप मंडल में ओजोन परत मुख्यतः 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर उसे पृथ्वी पर आने से रोकती है। और ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो O3 होता है, अर्थात ऑक्सीजन के 3 परमाणु। क्वेश्चन नंबर 149, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या था, अर्थात किस सुधार हेतु लाया गया था। तो जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल के तापमान। देखिए जल के वेग को रोकना होगा तो बांध बनाएंगे, और जल की प्रचुरता ऑलरेडी बहुत है गंगा में, इसलिए हमें जल की गुणवत्ता पे फोकस करना था। इसीलिए हमने गंगा एक्शन प्लान को 1985 में लाया था। और निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, यानी कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी वजह से हम जैविक रूप से कीटनाशक को मार सकते हैं। तो आपने घरों में भी देखा होगा, जब आलू या प्याज का जब हम स्टोर करते हैं घरों में, आलू का या धान का या किसी चीज़ का, तो सामान्यतः लोग क्या करते हैं, गांव के किसान कुछ गट्ठी प्याज की डाल देते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगे, गेहूं में घुन ना लगे, या साथ ही साथ क्या करते हैं, कहीं कहीं पे नीम की पत्तियां भी छिड़क देते हैं। उससे क्या होता है कि गेहूं या चावल सुरक्षित रहता है, तो कीटनाशक को मारने का काम करता है। तो इसी को पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीम। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। प्रायः इसके सभी भागों यथा पत्तियों, पुष्प, बीज, फल, जड़, छाल आदि से महत्वपूर्ण पर्यावरण अनुकूलन कीटनाशक पाए जाते हैं, और इसमें औषधि गुण भी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे बहुत विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण होता है। तो ये था दोस्तों यूपी टेट प्राइमरी लेवल का पेपर जो 2016 में हुआ था। इसके हमने एनवायरनमेंट सेक्शन को सॉल्व किया है, और हम इसकी चाइल्ड पेडागोजी, हिंदी, इनका भी सॉल्यूशन जल्दी लेकर आएंगे। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप यहाँ से अपनी प्रीवियस ईयर की पेपर की सीरीज को देख के अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।